गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिम दास और आज हम लोग डेमो लेक्चर शूट करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में बेसिकली हम लोग सीखेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका मैथमेटिकल मीनिंग कि डेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है। हम लोग कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इसको करना कैसे है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जो कि डेफिनिट इंटीग्रेशन से एसोसिएटेड है। थर्ड हम लोग देखेंगे इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, कि ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैसे डेफिनिट इंटीग्रेशन को रिलेट कर सकते हैं। लास्टली हम लोग कुछ गुड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि IIT JEE मेंस और एडवांस में आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका मैथमेटिकल मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इफ अगर एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, fx एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन होता है gx प्लस सी, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन बेसिकली क्या हो जाएगा कि उसमें दो लिमिट्स ऐड हो जाते हैं इंटीग्रेशन में, और हम लोग इसी फंक्शन में जो इंटीग्रेशन है इस fx का, इसमें ये लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब इन लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे कैसे। सबसे पहले ये इस लिमिट को जो ऊपर है इसको हमें यहाँ पुट करना है x की जगह, तो ये gb प्लस सी हो जाएगा। फिर माइनस, फिर हमें इस लिमिट को यहाँ पुट करना है, तो ये ga प्लस सी हो जाएगा। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, gb माइनस ga a टू b fx dx। तो ये होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन का मीनिंग कि अगर हमें उस फंक्शन का इंटीग्रेशन मालूम है तो हम लोग उस फंक्शन में इन लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट करना है एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो अपर जो लिमिट है इसको पुट करना है, फिर माइनस, फिर जो नीचे जो लिमिट है उसको पुट करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ ध्यान देने लायक क्या है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में वैसे भी कैंसिल हो जाने वाला है, तो इसीलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात एक क्या हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक फंक्शन मिलता है एज एन आउटपुट gx प्लस सी, लेकिन जब हम डेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है, एक यूनिक वैल्यू मिलता है। gb माइनस जी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक नंबर आएगा एज एन आंसर। तो क्या इसमें ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन results in a unique value। ठीक है, एक यूनिक वैल्यू हमेशा हमें मिलेगा एज एन आंसर। दूसरी बात क्या है कि अगर ऐसा एक फॉर्म है fx dx, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपर लिमिट, और इसको क्या बोला जाता है, लोअर लिमिट। ठीक है, ऊपर वाले को अपर लिमिट बोला जाता है और नीचे वाले को लोअर लिमिट बोला जाता है। तीसरा पॉइंट हमें क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज ये a कॉमा b होगा, या तो क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इफ fx is undefined or discontinuous at a point in a comma b, then we break the integration, about that point। अगर जिस इंटरवल में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस इंटरवल में ये फंक्शन किसी भी एक पॉइंट पे, एक या एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर अनडिफाइंड हो गया या डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो हमें क्या करना है, उस पॉइंट पे उस इंटीग्रेशन को हमें ब्रेक कर देना है, हमें पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और फिर सेपरेटली हर एक पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, एकदम बेसिक सा एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। क्वेश्चंस तो हम लोग वैसे भी सॉल्व करेंगे।
जस्ट फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि अगर लेट्स से हमें ये पूछा है 0 to 1 x dx, तो x का इंटीग्रेशन हमें पता है ये क्या होता है x²/2, और फिर मैंने क्या बोला था, क्या पुट करना है यहाँ पे, इन लिमिट्स को पुट करना है। तो लिमिट्स को भी मैंने कैसे बोला पुट करना है कि सबसे पहले इस 1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1²/2, फिर माइनस, फिर इस लोअर लिमिट को यहाँ पुट करना है, ये 0²/2, तो ये आंसर आपका आ जाएगा हाफ। ठीक है, एक और देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद इन द लिमिट्स ऑफ 0 to π/4। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, और फिर हमें इन लिमिट्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos π/4 हो जाएगा, माइनस फिर क्या हो जाएगा माइनस cos 0। ठीक है, तो माइनस cos π/4 यानी -1/√2 माइनस cos 0 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1/√2। ठीक है, तो इस तरह से हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले उस फंक्शन का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन जब हमें पता होगा तो उसको लिख के उसमें उन लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करके फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बेसिक्स। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन को ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देख सकते हैं। ये तो हो गया मैथमेटिकल मीनिंग कि इंटीग्रेशन अगर एक फंक्शन का दिया हुआ है और हमें अगर कैलकुलेट करने कहा गया है तो हम लोग ऐसे इस प्रोसेस से डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ग्राफिकली इस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन को ग्राफ में कैसे देखते हैं, वो भी जानना जरूरी है। तो जियोमेट्री ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग लिख लेते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, f(x) dx, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, एल्जेब्रिक सम। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरियाज बाउंडेड बाय y equal to fx, x equal to a, x equal to b and x axis। क्या हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ fx फ्रॉम a to b, इट इज द एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि सिंबल भी हमें कंसीडर करना है। अब सिंबल कैसे कंसीडर करना है इस पे हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। कि हमें पहले देखना है कि y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है और x इक्वल टू a और x इक्वल टू b एंड द x एक्सिस, इन चारों ने मिलकर किस एरिया को इंक्लोज किया है। उस एरिया को हमें देखना है कि कितने पार्ट्स है उस एरिया के, उन पार्ट्स को एक एक करके हमें ऐड कर देना है। और एल्जेब्रिक का क्या मतलब है कि हमें सिंबल भी कंसीडर करना है। नॉर्मली हम लोग जब भी एरिया के बारे में पढ़ते हैं तो सिंबल तो वहाँ नहीं होता है, बट जब डेफिनेट इंटीग्रेशन के कैलकुलेशन करेंगे तो हम एरिया को भी एक सिंबल देंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो कैसे हम लोग एरिया को सिंबल देंगे वो देख लेते हैं। कि अगर हम जो इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, जो इंटीग्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं वो लेफ्ट से लेके राइट तक है। ठीक है, लेफ्ट से राइट जब हम जाएंगे तो क्या होगा, एरिया अबव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव। अगर लेफ्ट से राइट हम लोग जा रहे हैं तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पोर्शन है उस एरिया का, उसको हम लोग पॉजिटिव सिंबल देंगे, और एरिया बिलो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहे हैं तो एरिया अबव द एक्स एक्सिस को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे और एरिया बिलो द एक्स एक्सिस को हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग उसी इंटीग्रेशन को राइट टू लेफ्ट करें तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, और एक्स एक्सिस के जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे, हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर करेंगे, उससे ये सब क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट होता क्या है। जैसे सपोज ये x इक्वल टू a है। ठीक है, हम इसको y एक्सिस नहीं मान रहे अभी के लिए, लेट्स से ये x इक्वल टू a स्ट्रेट लाइन।
और ये x इक्वल टू बी है। यह है इस कर्व का यहाँ पे पोर्शन, ठीक है। और ये पॉइंट्स है C1 C2 जो कि A और B के बीच में है। एरियाज को एक वैल्यू दे देते, लेट्स से 6, 3 और 12 है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि A टू B एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा। ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड दी x एक्सिस। तो अगर हमें a टू b कैलकुलेट करने दिया जाए तो हमने अभी डेफिनेशन में क्या सीखा कि एरियाज को ऐड कर देना है। a से लेकर b तक इस एरिया के कितने पोर्शन है, 1 2 3, 3 पोर्शन है। इन तीनों एरियाज को हमें ऐड करना है, लेकिन जब हम ऐड करेंगे तब हमें सिंबल को भी कंसिडर करना होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, हम लोग a से लेके b तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि a से जब b तक जा रहे हैं तो लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं, इसे बोलते हैं लेफ्ट से राइट जाना, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जब जाएंगे तो जो भी एरिया x एक्सिस के ऊपर दिख रहा है वो पॉजिटिव होगा, उसमें प्लस देंगे, और जो भी x एक्सिस के नीचे दिख रहा है उसको माइनस देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ एरिया, ये 6 होगा प्लस 6, ये 3 नहीं होगा, ये -3 होगा क्योंकि x एक्सिस के नीचे है, और जो 12 वाला पोर्शन है वो भी प्लस ही होगा। तो ये 15 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन हमें B से C1 तक पूछा होता एफ एक्स डी एक्स, तो B से लेके C1, B से लेके C1 का क्या मतलब है कि हम लोग राइट से लेके लेफ्ट तक जा रहे हैं। तो राइट टू लेफ्ट जब बोलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उल्टा करेंगे। तो अब इस B से लेके C1 के बीच में इस एरिया के 2 ही पोर्शन है, और क्योंकि हम लोग राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो इसीलिए जो x एक्सिस के ऊपर वाला एरिया होगा अब वो नेगेटिव होगा, और जो नीचे वाला है अब वो पॉजिटिव हो जाएगा। इन शॉर्ट जो भी हम लोग नॉर्मली करते आए हैं उसका उल्टा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो दोनों मिला के -9। याद रखें डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग एरिया वगैरह जो भी निकालेंगे ये एरिया ही आएगा, बट ये अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज आएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है जियोमेट्रिकल डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, और ऐसे इस मेथड से हम लोग इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अल्फा फॉर विच इंटीग्रेशन +1 dx by x plus alpha plus 1 is equal to 9/8। ये इक्वेशन हमें गिवन है और हमें क्या करना है, हमें वो अल्फा निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्लियरली एक पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है। पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटीग्रेशन पूछा होता तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस 1 dx, तो हमें यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ जाएगा, x प्लस अल्फा प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाए, ऐसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक कर देंगे, और फिर इन दोनों का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। 1/x प्लस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा प्लस 1। फिर हमें क्या करना है, इन लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट कर देना है, इक्वल टू, इसको लेट से आई हम लोग नाम दे देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा बाई x प्लस अल्फा प्लस 1, और लिमिट्स क्या है, अल्फा प्लस 1 से लेके अल्फा। तो अभी क्या बोला था मैंने, सबसे पहले अपर लिमिट को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर x की जगह अल्फा प्लस 1 हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1, ठीक है, अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अल्फा प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। फिर क्या बोला था मैंने, माइनस
माइनस फिर अब लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करना, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस अल्फा प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा प्लस 2 माइनस 2 अल्फा बाई 2 अल्फा प्लस 1। तो अब लॉगरिथम के हिसाब से हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको 2 अल्फा प्लस 2 इंटू 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों में से अगर 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1। यही जो इंटीग्रेशन है यही इक्वल टू लॉग ऑफ 9/8 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो गिवन लॉग 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इक्वल टू लॉग 9/8। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे बोथ साइड से लॉग को हटा देंगे। तो जब बोथ साइड से लॉग हट जाएगा तो ये 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 9/8 हो जाएगा। कैंसिलेशन से यहाँ पे 2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। ठीक है, तो 2 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा होगा, तो ये 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 2। इसके बाद ये एक नियर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, तो एक फैक्टर हमें अल्फा माइनस 2 दे देगा और एक फैक्टर हमें 1 दे देगा। तो अल्फा के वैल्यूज हमारे क्या आ गई -2 और 1। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर देखेंगे। जैसे अगर हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स 1/x, तो बेसिकली यहाँ हमें दिख क्या रहा है कि एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है और फिर इंटीग्रेशन हो रहा है। तो नॉर्मली हमें पता क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो हमारा टेंडेंसी क्या है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इनवर्स फंक्शंस होते हैं एक दूसरे के। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब एक साथ एक फंक्शन का करते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये fx प्लस सी होगा। तो उस हिसाब से -1 से 1 ये जो फंक्शन है इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये कॉट इनवर्स 1/x ही होगा, और ये 1 से लेके -1। तो जनरल टेंडेंसी हमारी यही है करने की, ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉट इनवर्स -1, तो ये हो जाएगा π/4 और कॉट इनवर्स -1 3π/4, तो ये क्या हो जाएगा -π/2 है ना। ऐसे ही हम लोग नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत अप्रोच है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और आंसर भी हमारा यहाँ पे गलत ही आया है। ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ऐसे? क्योंकि मैंने क्लियरली जब डेफिनेशन समझा रहा था तो मैंने ये बोला था कि उस इंटरवल में जहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, अगर उस इंटरवल में फंक्शन कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस हो या अनडिफाइंड हो तो हमें उस पॉइंट पे उस फंक्शन को क्या करना होता है, तोड़ना होता है। हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। कॉट इनवर्स 1/x है ये फंक्शन, और हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, -1 से लेके +1 तक कर रहे हैं। तो -1 और 1 के बीच में क्लियरली हमें दिख रहा है कि 0 पे ये जो फंक्शन है ये ब्रेक हो जा रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो हमें इस पॉइंट पे इस इंटीग्रल को सबसे पहले तो तोड़ना होगा, इसको ब्रेक करना होगा। तो -1 से लेके 0 हो जाएगा ये ddx ऑफ कॉट इनवर्स 1/x प्लस 0 से 1 ddx ऑफ कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, दो पार्ट्स में हम इसको पहले तोड़ेंगे। अब हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो जब हम लोग एक ही फंक्शन को इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट दोनों कर रहे होते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ये कॉट इनवर्स 1/x ही होगा, और जो लिमिट्स है वो 0 से लेके -1 है। प्लस सेम चीज यहाँ पे भी होगा,
और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 से लेके 0 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इन लिमिट्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/0 माइनस कॉट इनवर्स -1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉट इनवर्स 1/0। अब इन दोनों 1/0 को ध्यान से देखना है। 1/0 हमें पता है कि इन्फिनिटी होता है, बट इन्फिनिटी भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव साइड में और एक नेगेटिव साइड में। तो 1/0 जब यहाँ पे है तो ये प्लस इन्फिनिटी है कि माइनस इन्फिनिटी है, ये एक क्वेश्चन है। वो कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे जब मैंने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है तो वो रेंज क्या था, 0 से लेके -1 था। 0 से लेके -1 के बीच जो भी नंबर है सारे के सारे नेगेटिव है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक 1/0 अगर जब हम लिख रहे हैं तो हम लोग एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जो 0 के तरफ अप्रोच हो रहा है, बट नेगेटिव साइड से अप्रोच हो रहा है। नेगेटिव साइड से जब हम लोग 0 पे अप्रोच करते हैं तो हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो क्योंकि ये पूरा इंटरवल -1 और 0 के बीच में है तो इसलिए यहाँ पे 1/0 क्या हो जाएगा, इसका सिंबल इन्फिनिटी तो होगा ऑब्वियसली, बट ये सिंबल आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। हम लोग नेगेटिव साइड में इन्फाइनाइटली लार्ज कर रहे हैं इस नंबर को 1/0 को। माइनस कॉट इनवर्स -1, तो ये तो हमें पता है ये 3π/4 होगा। कॉट इनवर्स 1 आपका π/4 हो जाएगा माइनस, अब ये वाला पोर्शन क्या होगा, इस रेंज में हम 1 और 0 के बीच में है, यानी हम लोग पॉजिटिव रेंज में है। तो जब हम लोग पॉजिटिव रेंज में है तो जब 1/0 हम कर रहे हैं, हम लोग 0 को अप्रोच कर रहे हैं और फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो ये बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसको जब रिवर्स कर देंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कॉट इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि ये दोनों है क्या, कॉट इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये पाई है, ये 0 है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जब x जा रहा है तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को अप्रोच कर रहा है। तो कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इन दोनों को अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये -π/2 होगा। और कॉट इनवर्स इन्फिनिटी इन्फिनिटी की तरफ अगर भाग रहे हैं तो कॉट इनवर्स का वैल्यू किसकी तरफ भाग रहा है, 0 की तरफ भाग रहा है, तो ये -0 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई माइनस π/2 क्या हो जाएगा, π/2। इससे पहले हमारा आंसर -π/2 आ रहा था। अगर वो π/2 भी आता तो भले आंसर सही आ रहा है लेकिन करने का तरीका एकदम गलत है। हमारे सब में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ है, जो कि मोर और लेस गलत ही होता है, ठीक है। तो सही तरीका पता होना चाहिए चीज़ों को करने का। आंसर जो भी आए उससे मतलब नहीं, आंसर सही आ जाएगा अगर प्रोसेस सही लगाया है तो, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। जहां पे डिसकंटिन्यूअस है या अनडिफाइंड है वहां पे तोड़ देना है उस फंक्शन को, उस इंटीग्रेशन को, और फिर सेपरेटली इंटीग्रेट करके आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 cot x dx divided by cot x plus cosec x is equal to m pi plus n, then mn is equal to what। अगर इस ये जो फंक्शन है, ठीक, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ m into pi plus n, then what is the value of m into m। तो जाहिर सी बात है यहाँ करना क्या, सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, फिर जो सॉल्व करके सिंप्लीफाइड आंसर आएगा उसको इससे कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो हमें m और n की वैल्यूज पता चल जाएंगी। अगर m और n की वैल्यूज पता चल जाएंगी तो हम लोग mn निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग LHS की तरफ ध्यान देते हैं। ऐसे इंटीग्रेशंस को कैसे सॉल्व करना होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ क्लियरली दिख रहा है cot x है, ये सॉरी sin x से करेंगे तो cos बाई साइन है ये, यहाँ पे cos बाई साइन और ये भी 1 बाई साइन। तो हम लोग sin x से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x कैंसिल हो जाएगा। तो 0 से लेके π/2 ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos x dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे भी क्या हो जाएगा, सेम cos x, और ये क्या हो जाएगा 1। तो 0 से लेके π/2 cos x को अगर हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला से अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा 2 cos square x/2 -1, और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos square x/2। ये दोनों सेम चीज ही है, बस थोड़े से अलग तरीके से लिखे गए। तो अगर हम लोग इसको दो हिस्सों में तोड़ दें, अगर हम लोग एलसीएम को
रिवर्स कर दे एक तरह से, तो 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, 1 बाई कॉस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और 1 बाई टू ये वाला हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में तोड़ देंगे। यहाँ इंटीग्रेशन ऐसे ही किया जाता है नॉर्मली, कांस्टेंट है हाफ तो ये बाहर आ जाएगा dx, ठीक है। तो अब क्या करना होगा हमें, dx का इंटीग्रेशन तो x ही होगा, x पाई बाई टू कॉमा जीरो माइनस, लेट से हम लोग इसको I1 पकड़ते हैं, ठीक है, इस इंटीग्रेशन को I1 पकड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर हमें एक बार पाई बाई टू पुट करना है, तो ये पाई बाई टू पुट करेंगे, माइनस एक बार हमें जीरो पुट करना है, तो ये पाई बाई टू माइनस जीरो हो जाएगा, माइनस हाफ I1, ठीक है। अब I1 की तरफ देखते हैं, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, पाई बाई टू माइनस हाफ I1 देखते हैं क्या है, जीरो से लेके पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx। कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली इंटीग्रेशन में करते हैं वही करेंगे, बस यहाँ पे एक एडिशनल चीज होगा। वो एडिशनल चीज क्या होगा मैं दिखा देता हूँ, इसीलिए मैंने इसको लिखा भी ऐसे, वरना इसका इंटीग्रेशन तो अभी हम लोग इतना पढ़ चुके हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, इसको डायरेक्टली लिख सके। बट एक चीज हमें ध्यान रखना है कि एक्स बाई टू अगर टी हो जाएगा तो dx क्या हो जाएगा, 2dt, ठीक है। तो हमें dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, 2dt, और x बाई टू की जगह t लिखना है, सब सही है। लेकिन जब हम लोग ये करेंगे कि x बाई टू की जगह t और dx की जगह 2dt लिखेंगे, तो ये पूरी ये जो सिनेरियो है ये x से लेके t में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां पे ये x का फंक्शन है वहां पे ये क्या हो जाएगा, t का फंक्शन हो जाएगा। ये जो लिमिट्स है 0 से लेके पाई बाई टू, ये x के लिमिट्स है। तो अगर फंक्शन पूरी t में हो जाएगा तो लिमिट्स भी t के ही होने चाहिए। तो हमें x के थ्रू पहले t के लिमिट्स कैलकुलेट कर लेने हैं। तो x के लिमिट्स क्या है, 0 और पाई बाई टू। तो अगर x 0 है तो t क्या हो जाएगा, अगर x यहाँ 0 पुट कर देगा तो t 0 हो जाएगा, और अगर x पाई बाई टू है तो t क्या हो जाएगा, उसका भी आधा, ये पाई बाई फोर होगा। तो जब हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट्स को जो 0 से पाई बाई टू है उसको चेंज करके हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से लेके पाई बाई फोर लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। I1 क्या होगा, 0 से लेके पाई बाई फोर एक्स स्क्वायर टी इंटू 2dt, तो 2 इसको बाहर निकाल देते हैं, पाई बाई फोर सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है, तो 2 ये क्या हो जाएगा tan t, और लिमिट्स पाई बाई फोर से लेके 0। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, इसको tan पाई बाई फोर लिखेंगे, और एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको tan 0 लिखेंगे। तो 2 ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये 2 है। तो इसका ओवरऑल आंसर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। इस 2 को अब हमें यहाँ I1 की जगह लिख देना है। तो देयरफॉर I इक्वल टू क्या होगा हमारा, पाई बाई टू माइनस हाफ इंटू 2, तो ये पाई बाई टू माइनस 1 होगा, ठीक है। हमारा जो LHS है, LHS का वैल्यू हमारा सिंप्लीफिकेशन करके क्या आ गया, पाई बाई टू माइनस 1 आ गया। इसी को अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो पाई माइनस 2 बाई 2 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पाई माइनस 2। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, ये जो वैल्यू है ये m पाई प्लस n है। तो क्लियरली दिख रहा है हमें, अगर हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स को तो m इक्वल टू हाफ है, n क्या है आपका -2 है। तो m और n की वैल्यूज जैसा मैंने पहले ही कहा था, m और n की वैल्यूज निकालनी है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट करना है। तो देयरफॉर m n क्या हो जाएगा, हाफ इंटू -2, आंसर हमारा क्या आएगा, -1, ठीक है। m n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक के ऊपर आज देखेंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई टू dx बाई 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो इस ऐसे इंटीग्रेशन को सबसे पहले किया कैसे जाता है, हम लोग पूरे के पूरे जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमें दिख रहे हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग tan में कन्वर्ट करें। तो हमें sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला लिखना होगा और cos x का भी हाफ एंगल फॉर्मूला लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ tan। तो 3 + 2 × sin x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan² x/2 प्लस cos x का क्या होता है 1 - tan² x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan² x/2। बस अभी हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो 0 से लेके π/2। जब हम लोग यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + 3 tan² x/2 प्लस 4 tan x/2 प्लस 1 - tan² x/2 होल डिवाइडेड बाई 1 + tan² x/2। तो अब ये 1 + tan² x/2 जो कि sec² x/2 होता है ये ऊपर चला आएगा, तो 0 से लेके π/2 क्या हो जाएगा ये sec² x/2 dx डिवाइडेड बाई 3 tan² x/2 माइनस tan² x/2 क्या हो जाएगा ये 2 tan² x/2। ठीक है 2 tan² x/2 होगा। उसके बाद 4 tan x/2 है, इसके कोई लाइक टर्म है नहीं तो कुछ नहीं हो सकता इसका। और हमारा क्या बचा 3 और ये +1 तो ये 4 हो जाएगा। तो बस अब जो हमारा इंटीग्रेशन है ये सॉल्वेबल फॉर्म में आ गया है। कैसे सॉल्वेबल फॉर्म में आ गया, tan x को t मान लेंगे, फिर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो sec² dx के फॉर्म में हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, लेट tan x/2 = t। ठीक है, तो अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हाफ sec² x/2 dx = dt। तो sec² x/2 dx क्या हो जाएगा हमारा 2 dt हो जाएगा। क्या बोला था मैंने, अगर हम लोग पूरे के पूरे सीन को ये जो पूरे के पूरे फंक्शन है इसको हम लोग x से लेकर t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिमिट्स को भी t में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे इस रिलेशन की मदद से इन लिमिट्स को जो x के हैं इनको हमें t में कन्वर्ट करना है। तो इफ x = 0 देन t = क्या होगा, ये अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये tan 0 ही हो जाएगा जो कि 0 होता है। अगर ये x π/2 है देन t क्या हो जाएगा tan of x/2, तो x खुद π/2 है तो ये π/4 हो जाएगा जो कि 1 होता है। तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। ठीक है, sec² x/2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 dt लिखेंगे डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा tan x को तो हमने t माना था तो 2t² + 4t + 4। ठीक है, तो 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन अगर हम लोग करेंगे तो dt/t² + 2t + 2 होगा ये। तो अब इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे dt/t + 1 होल स्क्वायर + 1। ठीक है, तो 1 + t + 1 होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे इस t + 1 को भी हम लोग कुछ एक दूसरा फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, लेट से y। तो लेट t + 1 = y। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा dt क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, dt और dy सेम हो जाएंगे। पर अब जब हम लोग इस फंक्शन को पूरी जब हम लोग t से लेके y में लेके जाएंगे तो अब लिमिट्स भी y के होने चाहिए। तो t का लिमिट्स क्या है 0 और 1। तो व्हेन t = 0 y क्या हो जाएगा 0 + 1 हो जाएगा, और जब t = 1 है तो y क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2। ठीक है, तो अभी इस इंटीग्रेशन का हम लोग क्या लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 to 2, जब t 0 और 1 था तो y 1 और 2 हो जाएगा, dt dy है और ये क्या हो जाएगा y² + 1। तो अब अभी हमें इसका इंटीग्रेशन पता है। y² + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan 1y। ठीक है, और इसमें लिमिट्स क्या है 2 और 1। तो एक बार हम क्या करेंगे यहाँ 2 पुट करेंगे
तो ये 2 पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स 2 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 2 एज इट इज रह जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 5/4। तो इसी के साथ इसको आज हम लोग यहीं पे रैप अप करेंगे। आई होप आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के बेसिक्स के बारे में समझ आ गया होगा, और कुछ क्वेश्चंस जब ऐसे पूछे जाएंगे तो हमें सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज की मदद से डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने, वो आई गेस आपको अभी तक समझ आ गया होगा। थैंक यू।